हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में कठोर संविधान के गुण और दोष पढ़ेंगे। तो इसमें कठोर संविधान पहले परिचय दे दे। कठोर संविधान उसको कहते हैं जो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों ही जब कानून बनाते हैं तो लोकसभा में भी 2/3 बहुमत, फिर बाद में वहां से राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और स्वीकृत होने के बाद ही वो कानून बनता है। इसको कहते हैं कठोर संविधान। तो कठोर में दोनों को बहुमत साबित करना जरूरी है, संसद के दोनों सदन को। अब पढ़ेंगे कठोर संविधान के कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। तो शुरुआत करते हैं हम गुण। तो पहला गुण है स्पष्ट एवं निश्चित, यानी गुण में कठोर संविधान के लिखित और निर्मित होने के कारण इसमें स्पष्टता और निश्चितता पाई जाती है। इसके कारण संविधान को सरलता से समझा जा सकता है और संवैधानिक विवाद उत्पन्न होने की आशंका कम हो जाती है। यानी कठोर संविधान जब लिखित और निर्मित, लोगों द्वारा निर्मित, संविधान सभा द्वारा निर्मित और लिखित होगा तो वो स्पष्ट और निश्चित होगा, लोगों को पता होगा, कोई भी शंका नहीं होगी कि क्या है इसमें अधिकार दिए गए क्या नहीं है, वो सब बातें लिखित होगी। इसलिए लोगों के न तो जनता को परेशानी आएगी, न ही शासन करने वालों को परेशानी आएगी। इस तरीके से वो कठोर संविधान के गुण में स्पष्ट एवं निश्चित बातें आ जाती है। दूसरा है राजनीतिक जीवन में स्थिरता। दूसरा गुण बताया है राजनीतिक जीवन में स्थिरता। कठोर संविधान में सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिससे राज्य को शासन विधि और राजनीतिक जीवन में स्थिरता बनी रहती है। यानी लचीला या सामान्य ये संविधान हो या कानून, ये जो कानून बनाने में लचीला संविधान हो तो जल्दी ही किसी लोकसभा में पारित हुआ तो राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, उसमें 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं होती। लेकिन कठोर संविधान में ये कानून बनने में समय लगता है, इसलिए राजनीति के जीवन में यानी जनता भी संतुष्ट होकर रहती है कि ये कानून बनने में इतना समय लगेगा, या जनता फिर मना करे तो वो कानून नहीं बनेगा, कुछ विवाद हुआ तो वो कानून नहीं बनेगा, क्योंकि लोकसभा पारित करती है तो राज्यसभा उसको पारित नहीं करेगी और राज्यसभा पारित करती है तो लोकसभा पारित नहीं करेगी। इसलिए जीवन में स्थिरता और इससे शासन विधि में, राजनीतिक जीवन में स्थिरता, जो शासन करता है उसमें भी स्थिरता आती है क्योंकि वो मन चाहे कानून नहीं बना सकता। तीसरा है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। कठोर संविधान देश के सभी नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भलीभांति रक्षा करता है। इस प्रकार के संविधान में नागरिकों की रक्षा या नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रकार की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब मौलिक अधिकार में सारे अधिकार दिए गए हैं, तो कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो लोग न्यायालय में जा सकता है। इसी प्रकार से अल्पसंख्यक को भी विशेष अधिकार दिए गए, इसलिए अल्पसंख्यक के भी अधिकार की रक्षा हो सकती है। कहने का मतलब नागरिकों के, हर जनता के, आम जनता सबको अधिकार मिले हुए, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, कोई भी हो, सबको मौलिक अधिकार मिले हुए लिखित संविधान में या कठोर संविधान में। तो इसमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, क्योंकि संविधान के अधिकार में अधिकार लिखे हुए होते हैं तो नागरिक जागरूक हो जाते हैं कि इस प्रकार से हमारे अधिकार हैं। चौथा है संविधान के सम्मान में वृद्धि। इसमें स्पष्ट और स्थायी होने तथा देश के सर्वाधिक बुद्धिमान और अनुभवी राजनीतिज्ञों द्वारा निर्मित होने के कारण कठोर संविधानों के प्रति नागरिकों में या नागरिकों में पवित्रता और सम्मान का भाव पाया जाता है। यानी ये स्थायी होता है, लिखित संविधान होता है और सर्वाधिक बुद्धिमान यानी अनुभव के द्वारा ये निर्मित होता है। हमारे जैसे संविधान सभा ने, सभी संविधान सभा के लोग 389 लोगों ने सब मिलकर
इन्होंने ये संविधान का निर्माण किया, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। इसलिए संविधान के सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि संविधान में वो सारी बातें बताएगी जो हमारा अधिकार, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है या मूल कर्तव्य है, ये सबको हमें निभाना पड़ता है। इसलिए संविधान के सम्मान में वृद्धि होगी। लोग भी संविधान में सम्मान में वृद्धि करेंगे। क्यों करेंगे सम्मान? क्यों? क्योंकि लोग संविधान के प्रति आदर भाव रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि संविधान ही उनके अधिकारों की रक्षा करती है। इस तरीके से उनके अधिकार साफ साफ लिखे हुए हैं, इसलिए संविधान की रक्षा ऑटोमेटिक जनता कर सकती है। आगे है कठोर संविधान के गुण में पांचवा पॉइंट है संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक। संघात्मक, पहले तो संघात्मक किसे कहते हैं? कल भी हमने पढ़ा था। संघात्मक यानी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा, उसको कहेंगे संघात्मक व्यवस्था। केंद्र और राज्य, जैसे हमारे भारत में समसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों में बांटे गए संघात्मक व्यवस्था की शक्तियां। तो कानून बनाने का अधिकार समसूची में केंद्र सरकार को होगा, उसमें कानून वही केंद्र सरकार ही बनाएगा। राज्य सूची में राज्य सरकार ही कानून बनाएगी और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकती है। लेकिन किसी दोनों में विवाद हो गया तो केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी या संघीय सरकार ही कानून बनाएगी। संघ सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक ही है। छठा है, इसमें जहां तक संघात्मक राज्य का संबंध है, इस प्रकार के राज्यों के लिए कठोर संविधान एक अनिवार्य आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक है क्योंकि केंद्र सरकार मन चाहे कानून नहीं बनाए। कठोर है तो वो राज्य के बारे में वो उनको कानून बनाने हैं या सीमा वगैरह उनके बारे में उनको कानून बनाना है, तो क्या होगा कि राज्य से भी पूछा जाएगा, राज्य से भी बहुमत लिया जाएगा। इसलिए कठोर संविधान में एक है संघात्मक राज्यों के लिए आवश्यक है कि राज्यों का और कोई कानून बदलने के लिए जल्दबाज केंद्र सरकार नहीं कर सकती। कठोर है इसलिए दोनों में, लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत द्वारा यह पारित होता है। छठा है दलीय राजनीति से ऊपर, यानी कठोर संविधान राजनीतिक दलों की अस्थिर स्वार्थपूर्ण कार्यक्रम के ऊपर होता है। सत्ताधारी दल को भी संविधान की सर्वोच्चता से के सम्मुख झुकना पड़ता है, यानी राजनीतिक दलों से ऊपर। विपक्ष का दल हो चाहे अन्य दल हो, केंद्र क्षेत्रीय दल हो, कोई भी हो, तो राजनीतिक दल से संविधान हमेशा ऊपर होता है। तो कोई भी दल या सरकार जो भी शासन कर रही है वो अपनी मनमानी कभी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग उनको वो सब बातें निभानी होगी। वो जो बातें लिखी गई है संविधान में वो सब दलों को और सरकार जो चला रही है उनको भी माननी पड़ेगी। इसलिए कठोर संविधान के गुण देखे जाते हैं। सातवां है अल्पसंख्यकों के लिए विश्वसनीय। अल्पसंख्यकों के लिए विश्वसनीय। कठोर संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यकों की संख्या बहुसंख्यक एक तो होती है। भारत में बहुसंख्यक कौन है? हिंदू, और अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब अल्पसंख्यक में आता है। तो अल्पसंख्यक को डर होता है कि बहुसंख्यक कहीं हमारे अधिकारों को हड़प न ले, इसलिए ये बात रखी गई कि कठोर संविधान में उनके अधिकारों को नहीं हड़प सकते, क्योंकि संविधान में जो लिखा और कठोर है वो जल्दी से बदल नहीं सकते। उनको 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में होना चाहिए। इस प्रकार से अल्पसंख्यकों को विश्वास हो जाता है कि हम कम संख्या में हमारी जाति है, लेकिन संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा और बहुसंख्यक हमारे अधिकार छीन नहीं सकते। आठवां है शासन की शक्तियों को सीमित रखना। कठोर संविधान शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों को उनकी सीमाओं में बनाए रखना।
कैसे कि शासक की शक्तियां सीमित, कैसे जो शासन कर रहा है वो मन चाहे कार्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कठोर संविधान में वो हर कोई पर, जैसे कि व्यवस्थापिका कानून बना रही है तो फिर बाद में लोकसभा मन चाहे कर सकती है कि जनता द्वारा चुनी गई वो, और राज्यसभा अप्रत्यक्ष द्वारा चुनी हुई आती है। तो लोकसभा मन चाहे कानून नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि कठोर संविधान में राज्यसभा को भी बनाना पड़ेगा, और राज्यसभा मन चाहे कि हमें क्या जरूरत है, हमें तो कोई चुनता नहीं है, हम अप्रत्यक्ष द्वारा चुन के आते हैं राज्य से, तो उनके वो भी मन चाहे कानून बना सकती है, लेकिन लोकसभा उनके ऊपर नियंत्रण रख सकती है। इस प्रकार शासन की शक्तियों को सीमित करने के लिए ये कठोर संविधान के गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब है कठोर संविधान के दोष। इसके गुण आते हैं तो कुछ दोष भी बच्चों आ जाएंगे कि कठोर संविधान के किसी के भी अच्छा ही है तो बुराई तो साथ में आती है। तो कठोर संविधान के इतने अच्छाई या गुण देखते हुए कुछ एक दोष भी देखे जाते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है विकास में बाधक। विकास में बाधक, प्रत्येक राज्य में सदा परिवर्तन होता रहता है, अतः किसी राज्य के संविधान के लिए यह आवश्यक है कि वह परिवर्तित जीवन के अनुकूल परिवर्तनशील हो, लेकिन कठोर संविधान परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार सरलता से बदला नहीं जा सकता, अतः ये विकास में बाधक बन सकता है, यानी विकास में बाधक। क्योंकि लचीला संविधान हो तो जल्दी से परिवर्तित उनको किया जा सकता है, लेकिन कठोर संविधान को जल्दी से बदला नहीं जा सकता, और दिनों दिन राज्य या देश की परिस्थिति बदलती रहती है। पहले पिछड़ा हुआ भारत था, अब विकासशील हो गया, तकनीकी क्षेत्र में हम इतने आगे बढ़ गए, तो ये अलग अलग परिस्थितियां आने के साथ ही हमें संविधान में भी परिवर्तन करना चाहिए उनके विकास के लिए। लेकिन कठोर संविधान के ये दोष आ जाता है कि विकास में बाधक आ जाएगा, क्योंकि संविधान को कोई भी जोड़ने या संशोधन करने में इतना समय लगेगा तो वो समय आज से निकल जाएगा, इसलिए कुछ दोष भी उनको पाए जाएंगे, देश का विकास ठप हो जाएगा। दूसरा दोष है क्रांति का कारण। कठोर संविधानों के दुष्परिवर्तनशील अनेक बार क्रांति या विद्रोह का कारण भी बन जाती है। इस प्रकार कठोर संविधान क्रांति के कारण बन जाते हैं। यानी कठोर संविधान क्रांति के कारण कैसे हो सकते हैं? क्योंकि जनता की मांगे होती है, बार बार जनता, जैसे जनता ने उस नेता को चुना, प्रधानमंत्री बना, अब उनको कह रहे कि हमारी ये मांग होनी चाहिए, और इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। जैसे आरक्षण वगैरह कुछ भी कोई भी दे तो संशोधन करना पड़ता है। अब कठोर संविधान में इतनी आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि 2/3 बहुमत लोकसभा राज्यसभा में होना बहुत ही जरूरी है। तो लोगों को किसी को पसंद नहीं आए वो संशोधन, कानून को संशोधित करना या संविधान में संशोधित करना, तो फिर बाद में लोग उनके मांगों को पूरा नहीं कर सकते, लोगों की मांगों को शासक पूरा नहीं कर सकते, तो लोग उसके खिलाफ क्रांति का कारण बन सकते हैं। इसलिए कठोर संविधान में जल्दी से कानून नहीं बन सकता, इसलिए लोग क्रांति तक पहुंच सकते हैं या क्रांति कर सकते हैं। तीसरा दोष है जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। इसमें कठोर संविधान में परिवर्तन काफी कठिन कार्य है, और इस प्रत्यक्ष परिवर्तन के अभाव में कठोर संविधान जनता की इच्छाओं को परिलक्षित नहीं कर पाते, और वे राष्ट्र की वास्तविक स्थिति के प्रतिबिंब नहीं रहते। यानी इसको जल्दी से, अभी हमने कहा कि कठोर संविधान को जल्दी से बदला नहीं जा सकता, नहीं तो उनको जल्दी से हटा सकते, नहीं संशोधित किया जा सकता है। इसलिए जनता की जो इच्छा होती है, जो सरकार 5 साल के लिए उनकी पसंद की सरकार, और वो कानून बनाने के लिए कठोर संविधान के लिए संशोधित करना जनता की मांग होती है कि ये कानून बनना चाहिए, लेकिन कठोर संविधान के अनुसार 5 साल तक लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा ने नहीं किया, राज्यसभा ने पारित किया, लोकसभा पारित नहीं किया, ऐसे चलता रहा तो 5 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए जनता की इच्छा और उनका प्रतिबिंब नहीं रहता। जनता का प्रतिबिंब यानी जनता का थोड़ा सा, उनकी जनता का भी शासन में भाग लेना वो भी हट जाता, क्योंकि जनता ने इसलिए चुना कि जनता की मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन ये मांग पूरी नहीं
हो सकती। क्यों? क्योंकि कठोर संविधान को जल्दी से बदला नहीं जा सकता या हटाया नहीं जा सकता। चौथा है न्यायपालिका का अनुचित प्रभाव। न्यायपालिका तो आपको पता ही है, सरकार के अंग होते हैं 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को विधायिका भी कहते हैं। व्यवस्थापिका में 2 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका में संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में व्यवस्थापिका में कौन आएगा? संसद के दोनों सदन। कार्यपालिका में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री। और न्यायपालिका में जो जज वगैरह है, मुख्य न्यायाधीश वगैरह सब आएंगे। तो न्यायपालिका का अनुचित प्रभाव इसलिए होगा कि कठोर संविधान में न्यायपालिका संविधान की आधिकारिक व्याख्याता और संरक्षण के रूप में कार्य करती है और अपनी इस शक्ति के आधार पर न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून को अवैधानिक घोषित कर सकती है तथा वह जनता की प्रतिनिधि व्यवस्थापिका का स्थान ग्रहण कर लेती है, जिसे उचित नहीं समझा जा सकता। यानी न्यायपालिका का अनुचित प्रभाव, जब व्यवस्थापिका संविधान के विरुद्ध कानून बनाए तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकती है। और कुछ कानून ऐसे भी होते हैं जो बनाने नहीं चाहिए, लेकिन जो जनता की पसंद की जो सरकार है, वो तो पसंद के कारण, उनके पसंद के कारण ही जनता ने उनको चुना है। तो इस कारण जनता जब भी चाहती है कि हमारा ये कानून बनना चाहिए, तो शासक कितना भी कोशिश करे कि ये कानून बनाने की, जनता के हित के लिए ये कानून बनाने की कोशिश करे, लेकिन न्यायपालिका उनको रद्द कर देगी या अवैध घोषित कर देगी, वो जांच करेगी। इस तरीके से न्यायपालिका के अनुचित प्रभाव के कारण कठोर संविधान में लोगों के विकास में और लोगों की जो इच्छा है, जो जनता उनके सरकार के प्रति जो उनकी पसंद की चुनी है, उनके प्रति क्या होगा? वो असंतोष महसूस करेंगे। इसलिए न्यायपालिका एक अनुचित कार्य कठोर संविधान में कर सकती है। लास्ट है संकट काल में उपयोगी नहीं। संकट काल तो पता है आपको, हमारे यहाँ संविधान में सामान्य काल और संकट काल 2 भागों में हमने बांटा है। सामान्य काल में तो और आपके मौलिक अधिकार, जो भी अधिकार करते हैं, सब आपके सलामत रहेंगे, लेकिन संकट काल में आपके मौलिक अधिकार का भी हनन हो सकते हैं, इसमें न्यायालय में नहीं जा सकते। संकट काल की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। 352 बाहरी आक्रमण, 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर और 360 आर्थिक संकट। ये तीनों ही उपयोग कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति में संकट काल में उपयोगी नहीं। कठोर संविधान हो तो संकट काल में ये उपयोगी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अनेक बार संकट काल का सामना करने के लिए संविधान में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जरूरी हो जाते हैं, लेकिन कठोर संविधान को आवश्यकता अनुसार जल्दी से डाला नहीं जा सकता। अतः ये संविधान संकट काल में अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होता। संकट काल में जैसे कोई बाहरी आक्रमण हुआ तो कुछ व्यवस्था करे या जल्दी से वो कानून चेंज करे, कठोर के तरह जल्दी से लचीला हो तो हम हमारी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कठोर के कारण संकट काली में ये उपयोगी नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से विकास में बाधक, यानी देश के विकास में और जनता के विकास में बाधा डाल सकता है कठोर संविधान और क्रांति का कारण बन सकता है, यानी जनता क्रांति के ऊपर आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि सरकार जो उन्होंने चुनी है वो अपने अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रही और अपनी इच्छा के कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि कठोर संविधान में कानून बनेगा तभी वो कार्य कर पाएगा। और कानून बनाने में ये प्रक्रिया इतनी कठिन है या जटिल है कि लोकसभा राज्यसभा में दोनों में 2/3 बहुमत से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अगर अस्वीकार करेगा तो वापस आएगा, लेकिन वापस बना के वैसे ही भेज दिया गया वापस उसी प्रक्रिया द्वारा, तो राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। तो राष्ट्रपति भी एक बार अस्वीकार करके भेज सकता है, वापस
कानून बनने के बाद 2/3 वापस वो हाँ कह सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी लंबी प्रक्रिया के कारण उनके 5 साल भी चले जाएंगे और जनता क्रांति पे उतर जाएगी। जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं, जनता की इच्छाओं पूरी नहीं करेगी, क्योंकि कठोर संविधान में कानून जल्दी नहीं बनेगा। न्यायपालिका का अनुचित प्रभाव, यानी न्यायपालिका किसी कानून को उनको समझ या उनको जनता के खिलाफ लगे या संविधान के विरुद्ध लगे तो वो अनुचित एक बार तो उनको अवैध घोषित कर सकेगी कानून को। तो वापस उनको राज्यसभा लोकसभा को वापस 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे ही वापस पारित करना पड़ेगा। और संकटकालीन में देखा होगा आपने कि 352, 356 और 360 बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर और आर्थिक संकट, ये सब संकटकाली के अनुच्छेद है। इस प्रकार से बच्चों आज हमने पढ़ा कि कठोर संविधान के दोष, कठोर संविधान के गुण, दोष और दोनों के अलग अलग हमने ये बात की है। ठीक है बच्चों, कल हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।